चलिए, गुड आफ्टरनून सभी को। या ही गया रिकॉर्डिंग कटाना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। सब बच्चे बताएंगे, याद है? रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वाई एंड एन में क्या पढ़ा था? ड्राइविंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स। जब अपोजिंग फोर्स से थोड़ी सी ज्यादा होगी ड्राइविंग फोर्स तो होगा रिवर्सिबल प्रोसेस, और अगर काफी ज्यादा होगी तो इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है जी, ठीक है। चलो बच्चों को अगर याद है तो एक एक करके पॉइंट्स देख लेते हैं बाकी के। जो ये बात बताइए ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स के गैप से, इसी से ये सारी की सारी बातें सारी की सारी उसी से डील हो जाएंगी। आइडियल प्रोसेस, यानी कि बच्चों पहली बात ये है कि ये प्रोसेस फर्जी है। फर्जी मतलब इमेजिनेटिव है। आप कभी भी ऐसा नहीं कर पाओगे कि आपकी जो है अपोजिंग फोर्स अगर F इक्वल मान लो 2 न्यूटन है, तो आप ड्राइविंग फोर्स आप लगा रहे हो 2.00000 इनफाइनाइट टाइम्स 0 और 1 न्यूटन। आप कभी भी ऐसी फोर्स लगा ही नहीं सकते, ठीक है? 1 या 2 पीछे जो भी लगा लो, थोड़ा सा गैप वाली फोर्स आप लगा ही नहीं पाओगे, क्योंकि इतना स्मॉल प्रिसीजन से हम लोग नहीं लगा पाते हैं फोर्स। तो रिवर्सिबल प्रोसेसेस आइडियल प्रोसेस होते हैं। क्या फायदा सर इस चीज का? वही फायदा जो आइडियल गैस में होता है, कैलकुलेशंस को आसान बनाता है। ठीक है जी बच्चों, टेक्स इनफाइनाइट टाइम। इनफाइनाइट टाइम क्यों लगेगा? मान लीजिए आप इस पिस्टन को मूव कर रहे हो और आपका ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स कितना है? 0.0001 न्यूटन। जब आप इसके अंदर से इसको घटाओगे तो यही वैल्यू आएगी। अगर बच्चों आप इतनी सी फोर्स लगा रहे हो तो सीधी बात है कि बहुत ज्यादा टाइम में पिस्टन मूव करेगा, तो इनफाइनाइट टाइम लगता है इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। ठीक है जी, अगर बहुत कम फोर्स से चलाओगे तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टाइम लगेगा मूवमेंट कराने में। अगर आपको ये 10 सेंटीमीटर मूव करना है तो पता चल रहा है आपके 10 साल लग रहे हैं इसको मूव कराने में इस फोर्स के हिसाब से, तो वो इनफाइनाइट ही हो गया। 10 साल इनफाइनाइट है, रिलेटिव होता है बच्चों। इनफाइनाइट हमेशा रिलेटिव होता है। इनफाइनाइट का मतलब दुनिया खत्म होने जितना टाइम नहीं। अगर आपका किसी एक काम के अंदर 10 साल लग रहे हैं, कंपैरेटिवली दूसरे प्रोसेस के अंदर इरिवर्सिबल में 5 मिनट लग रहे हैं, तो वो जो 10 साल है वो 5 मिनट के लिए इनफाइनाइट टाइम से है। ठीक है जी, ओके। क्योंकि रिलेटिव रिलेटिव वैल्यू होती है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कोई एग्जैक्ट नंबर किसी के पास नहीं है। ठीक है, ओके। टेक्स इनफाइनाइट टाइम हो गया बच्चों। कहता है कि यह प्रोसेस इन विच सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बना रहता है, सिस्टम का और सराउंडिंग का। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है बच्चों? कि बाहर से आपने अंदर से कितनी लगाई? 2 न्यूटन, और बाहर से कितने लगी? 2.00000 कितने न्यूटन। इसका मतलब बाहर का जो प्रेशर है ना, पी आउट और पी इन, क्योंकि एरिया सेम है। आप इसके अंदर एक गिवन एरिया का डिवाइड कर दोगे 2 न्यूटन में भी और ऊपर वाली वैल्यू में भी, तो आपका पी आउट और पी इन आ जाएगा। बच्चों ये दोनों भी ऑलमोस्ट इक्वल होने वाले हैं। ऑलमोस्ट इक्वल मतलब ये जो गैप था 0.0001 जितने भी टाइम्स, इसके अंदर एरिया का और डिवाइड हो जाएगा, यानी ये वैल्यू और भी छोटी हो जाएगी, और भी स्मॉल। तो बच्चों बाहर का और अंदर का प्रेशर बहुत ही क्लोज होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होगा। इक्वल होने को इक्विलिब्रियम कहा गया है। कहते हैं हर स्टेज के ऊपर, ये बात तो मैंने बताया, ये पिस्टन जब जब मूव नीचे कर रहा होगा हमेशा फोर्स का जो है यही कॉम्बिनेशन रहेगा, बस थोड़ा सा गैप, थोड़ा सा गैप। ठीक है जी, अगर हमेशा ऐसा रहेगा तो हमेशा प्रेशर इन और आउट के ऑलमोस्ट बराबर रहेंगे। अगर ऑलमोस्ट बराबर रहेंगे बच्चों तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब बाहर अंदर का प्रेशर, सिचुएशन सेम, टेम्परेचर भी और वॉल्यूम भी। ठीक है, वो डिपेंड करता है। अगर आपका कंटेनर जो है आइस क्या बोलते हैं, ऐसी शीट का बना हुआ जिससे टेम्परेचर एक्सचेंज हो सकता है, हीट एक्सचेंज हो सकती है, टेम्परेचर सेम हो जाएगा, अदरवाइज टेम्परेचर अलग चल रहा होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पे जो है वो प्रेशर से ही है कि आपका प्रेशर सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर बच्चों हमेशा जो है इनसाइड आउटसाइड के साथ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेगा, प्रेशर ऑलमोस्ट सेम रहेगा, उसे सेम कह दिया इक्विलिब्रियम के केस के लिए। ठीक है, हम कुछ चीजें टेंडिंग से मान लेते कि अगर ये टेंडिंग सेम है तो सेम बोल देते, कोई खास फर्क नहीं है। इसलिए थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम रहेगा। पूरा का पूरा प्रोसेस फर्जी है। अगर किसी को ये डाउट लगे सर बराबर थोड़ी है, गैप तो है चाहे कितना ही कम है, तो समझ ले कि आइडियल की बात चल रही है। इसके अंदर हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि
इक्विलिब्रियम चल रहा है। आइडियल के अंदर सारी की सारी बातें बिल्कुल फर्जी फर्जी अज्यूम ही की जाती है। आपने आइडियल गैस देखी होगी, उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही 0 कर दिया, तो पता होते हुए कि भी फोर्स है उसको 0 मान लेते हैं तब, और मस्त एकदम पीवी इक्वल एनआरटी लगाते हैं। तो इसी तरह आइडियल जब की बात कर रहे होते हैं, तो अगर आपको लगे भी कि ऐसा नहीं है, तो भी जो पॉइंट है वो एज इट इज लिखा हुआ है, मानना है। ठीक है जी। कैरिड आउट इनफाइनाइटली स्लोली थ्रू अ सीरीज ऑफ थर्मोडाइन, मतलब स्लोली की बात देखो, इनफाइनाइट टाइम्स कही है तो आप समझ गए कि बहुत स्लोली हो रहा होगा। इनफाइनाइटली स्मॉल का जो मतलब है वो है बहुत ज्यादा स्लोली। इनफाइनाइटली स्लो मतलब बहुत ज्यादा स्लोली, आप समझते हो कि बहुत धीरे ये प्रोसेस हो रहा होगा, और हर स्टेज के ऊपर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। ये बातें दोनों ऊपर लिख दिया। अगर इनफाइनाइट टाइम लेगा तो ऑब्वियसली इसी ले रहा है क्योंकि बहुत स्लो चल रहा है, और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हमेशा रहेगा एट ईच एंड एवरी स्टेज। ऊपर वाले पॉइंट में लास्ट में ये लिख रखा है एट ईच एंड एवरी स्टेज, तो ये वाली बात भी दोबारा लिख रखी है। इट हैपेंस थ्रू अ सीरीज, यानी बहुत सारी इक्विलिब्रियम स्टेट्स बनेंगी बार बार इनफाइनाइट टाइम्स, और ये बहुत स्लोली चलेगा। ओनली ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस द प्रेशर इज डिफाइंड एट ईच एंड एवरी स्टेज। ये जब इरिवर्सिबल बता दूंगा तब बताऊंगा ये कि हर स्टेज के ऊपर प्रेशर रिवर्सिबल में क्यों डिफाइंड होता है, इरिवर्सिबल में क्यों नहीं होता। ठीक है। ड्राइविंग फोर्स ये बता चुका कि बहुत ही थोड़े से गैप से बड़ी होते हैं, इनफाइनेटली ग्रेटर। ये मुझे हमेशा ही नहीं बोलना आता, लेकिन इस पूरे का मतलब इनफाइनाइटेसिमली ग्रेटर का मतलब है वेरी स्मॉल गैप बिटवीन द टू वैल्यूज, यानी कि 0.000 वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, इतना गैप मिलेगा, बहुत छोटा गैप मिलेगा। ठीक है। इसकी बच्चों रिवर्स जो है, डायरेक्शन कभी भी रिवर्स करी जा सकती है। डायरेक्शन रिवर्स करने का क्या मतलब है? डायरेक्शन रिवर्स करने का मतलब है बच्चों, एक्चुअली जब इरिवर्सिबल प्रोसेस से हम जा रहे होते हैं ना, तो आपके प्रेशर के अंदर, फोर्स के अंदर बहुत ज्यादा गैप होता है। उससे गैस के अंदर ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि आप ना वापिस सेम स्टेजेस से नहीं जा सकते। अगर आपने एक ही कंटेनर लिया है, आप इसके अंदर बहुत ही धीरे इसको नीचे लेके आ रहा हूं, तो हर स्टेज के ऊपर इसका कोई प्रेशर और वॉल्यूम आ रहा होगा, पीवी। ठीक है। अगर ये रिवर्सिबल है तो इसका ये मतलब है बच्चों, आप इस डायरेक्शन में आ रहे थे, मान लीजिए आप अभी यहाँ है, ठीक है, बाद में फाइनली यहाँ पहुंचते, यहाँ तक अपना टारगेट था। इस टाइम पे आप रियलाइज करते हैं कि भाई मुझे तो वापस जाना है, मुझे वापस जाना है। तो वापस जाते टाइम बच्चों आप एग्जैक्टली यही पाथ ट्रेस कर सकते हो, आप यही प्रेशर और वॉल्यूम की कंडीशंस क्रिएट कर पाओगे रिवर्सिबल में। इरिवर्सिबल में नहीं कर पाते, वहां पे चीजों के अंदर, सिस्टम के अंदर ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिनको वापस प्रीवियस स्टेज पे ले जाना पॉसिबल नहीं होता। किसी एक स्टेज पे ले जा भी सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली प्रीवियस पे नहीं ले जा पाते। फिर वो जो है उल्टी डायरेक्शन में, जो आपको अगर पीछे वाली स्टेट पे जाना है तो किसी और अलग पाथ से जा रहा हो। रिवर्सिबल के अंदर सेम पाथ, रिवर्सिबल में सेम पाथ कैन बी फॉलोड, सेम रिवर्सिबल में सेम path can be followed in reverse direction। इरिवर्सिबल में बच्चों नहीं कर पाएंगे। ठीक है। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि गैस और सिस्टम के अंदर ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिनको वापस उसी प्रीवियस स्टेज पे ले जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है। ऐसा होगा कि आप उस स्टेज पे जाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, आप प्रेशर वॉल्यूम वही लेके आ रहे हो, लेकिन आपकी हीट ज्यादा लूज हो जाती है तो आपका टेम्परेचर वही नहीं रहेगा। ऐसे रीजंस की वजह से इरिवर्सिबल के अंदर वापस नहीं जा पाते, क्योंकि बहुत तेज प्रोसेस हो रहा होता है। अब मान लो आपने कोई हीट एस्केप कर दी, उस प्रोसेस के अंदर आपने हीट एस्केप कर दी और वो इतनी ज्यादा कर दी कि आप उसको एग्जैक्ट उसी टाइम पे रिस्टोर ना कर पाओ। ऐसे रीजंस की वजह से इरिवर्सिबल जो है वापस सेम पाथ से नहीं जा पाता। आप वापस इनिशियल स्टेज पे जा सकते हो, लेकिन जिस पाथ से जाओगे बीच की जो वैल्यूज होंगी पीवीटी की, वो अलग अलग होने लग जाएंगी। ठीक है। ये समझ में आ गया कि आप रिवर्स जो है डायरेक्शन में किसी भी टाइम जाना शुरू कर सकते हो, सेम पाथ आप फॉलो कर सकते हो। अच्छा, ये लिखा है किसी भी टाइम के ऊपर आप रिवर्स जो है, रिवर्स जाने के लिए अपने पिस्टन की फोर्सेस चेंज कर सकते हो। ठीक है। आपको क्या चाहिए? बाई स्मॉल चेंज। आपको अगर पिस्टन की डायरेक्शन चेंज करनी है, यहाँ पे ऊपर वाले केस के अंदर मैंने क्या नीचे मान रहा था कि मेरा पिस्टन नीचे आ रहा है। ठीक है। अगर यहीं पे मैं कह दूं ये अभी ना मेरा पिस्टन नीचे आ रहा था, और किस फोर्स के गैप से आ रहा था? 0.000 और कई बार इनफाइनाइट टाइम 0 और फिर 1 न्यूटन, इतनी फोर्स से नीचे आ रहा था। तो अगर आपको ऊपर वाली डायरेक्शन में जाना है और रिवर्सिबली जाना है, तो आपको क्या चाहिए? ऊपर वाली फोर्स कितनी हो जाए?
ऊपर इस तरफ से जो फोर्स लगेगी, पहले ये 2 थी, अगर ये 2.00002 हो जाए, ऊपर वाली कितनी है 2.00001, तो अब क्या होगा, अब पिस्टन ऊपर की तरफ जाना शुरू कर जाएगा। यानी बच्चों आपने बहुत थोड़ी सी फोर्स चेंज करी, उसी से आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। यानी रिवर्सिबल के अंदर डायरेक्शन चेंज करने के लिए बहुत छोटा गैप चाहिए, वो ऑब्वियस बात है, क्योंकि इनके अंदर ऑब्वियसली शुरू से ही कम स्पेस, कम गैप है इन दोनों की फोर्सेस के बीच में। तो आपको अगर उल्टी साइड ले जाना है तो फोर्स भी कम लगानी पड़ेगी। तो 8 पॉइंट बच्चों ये वाला कहता है कि आप किसी भी टाइम पे डायरेक्शन चेंज करके, पाथ तो सेम फॉलो हो ही सकता है, अगर पाथ सेम फॉलो हो सकता है रिवर्सिबल में, तो आप इट कैन बी रिस्टोर्ड बैक टू ओरिजिनल स्टेट, ये लिखा है इस पॉइंट में। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट थियोरेटिकल टाइप ही हैं, आपको समझ आ रहे होंगे। कुछ चीजें माननी है, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस आइडियल प्रोसेस होता है, तो आइडियल के अंदर कुछ चीजें माननी ही होती हैं, चाहे वो कितनी ही नकली लगे कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मान लेते हैं कि बहुत स्लोली होएगा। आप कभी भी 2.001 मतलब इतने गैप का जो है फोर्स कभी क्रिएट नहीं कर पाओगे, तो कभी रिवर्सिबल प्रोसेस हम क्रिएट नहीं कर पाते, ये थ्योरेटिकल होता है। ठीक है जी, इरिवर्सिबल प्रोसेस सीधा लिख रखा है, रियल प्रोसेस है, टेक्स फाइनाइट टाइम, मैंने कहा कि वो 10 साल में हो रहा होता है, 5-1 मिनट में हो रहा होगा, ये फाइनाइट टाइम में हो जाता है। ड्राइविंग फोर्स मैंने बताया था कि अपोजिंग फोर्स से बहुत ज्यादा होती है। तीसरा पॉइंट क्लियर, सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। सिस्टम में बी इन थर्मोडायनेमिक स्टेट एट फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ओनली कैरिड। सिस्टम क्या है बच्चों, इरिवर्सिबल जो चलता है ना, वो चलता है क्विक स्टेप्स में, यानी कि प्रेशर जो है अचानक से यहां आ गया, और प्रेशर ये है P, वॉल्यूम वॉल्यूम V1 से V2 आ गई सेम प्रेशर पे और बहुत क्विकली। ठीक है, उसके बाद पता चल रहा है हम प्रेशर घटा रहे हैं। ऐसे टाइप के रिवर्सिबल की ग्राफ्स बन रहे होते हैं अचानक अचानक, क्योंकि फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि वो जल्दी से चेंज ला देती है। ऐसे ये प्रोसेस चल रहे होते हैं। तो जब ये प्रोसेस मान लो खत्म हुआ, इस टाइम पे आया, यहाँ पे मान लो यहाँ पे मैंने प्रेशर घटाना खत्म किया, तो इस टाइम पे एक बार क्या होगा, ये बाहर के सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, फिर जो ये रैपिड चेंज आ रहा है उस टाइम के ऊपर सराउंडिंग इस तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाएगी इतनी जल्दी, जितनी जल्दी इसने अपना चेंजेस ला दिया। बार बार इन सब पॉइंट्स के बराबर सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में आ जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि तेज चेंज हो रहा है ना। आप अगर जो है वॉल्यूम की वैल्यू 1 लीटर से 2 लीटर एक ही सेकंड में लेके जा रहे हो, इतनी ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, तो बाहर की सराउंडिंग इतनी तेज नहीं एडजस्ट हो सकती कि हर पॉइंट के ऊपर सेम सेम उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन इक्विलिब्रियम में रखने की, मेंटेन कर पाए। ड्राइविंग फोर्स बच्चे ये है, ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स क्या है, ये मैंने क्या बनाया, एक गिलास बनाया और इसके अंदर एक सर्कुलर प्लेट लगा ली और उसके ऊपर ऐसे हैंडल लगा दिया, तो ये क्या बन गया मेरा पिस्टन। ये पिस्टन बन जाएगा जो ऊपर और नीचे जा सकता है। अगर आप इसके ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स ले आओगे, नेट फोर्स, फिजिक्स में नेट फोर्स होती है ना, इसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही है, जैसे F1 F2 F3, इन सब का टोटल करेंगे, नीचे वाली को माइनस मानेंगे, ऊपर वाली को प्लस, कोई भी एक साइन कन्वेंशन मान लेंगे, और ओवरऑल जिस डायरेक्शन में जो समेशन आएगा, मान लो ऊपर की तरफ आया तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसे ही बच्चे इसके ऊपर एक फोर्स लगाएंगे हम ऊपर से, अगर हमें नीचे की डायरेक्शन में जाना है, और एक फोर्स लगाएगी अंदर की गैस, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर है। प्रेशर का यही मतलब होता है बच्चों, वॉल्स के ऊपर फोर्स लगाना, प्रेशर का मतलब यही होता है। तो एक फोर्स लगाएगी ये गैस, एक फोर्स लगाएंगे हम। ठीक है, जिस डायरेक्शन में, अब हमें जिस डायरेक्शन में मूवमेंट चाहिए, अगर इस डायरेक्शन में चाहिए ना बच्चों, तो हमें जो है इस डायरेक्शन में फोर्स थोड़ी सी ज्यादा लगानी। रिवर्सिबल के केस में अपोजिंग फोर्स है। अपोजिंग फोर्स कौन देता है, गैस देता है हमेशा। ड्राइविंग फोर्स कौन देते हैं, हम देते हैं। ड्राइविंग फोर्स हम देते हैं, और वो ड्राइविंग तभी कहलाएगी जब आपने इतनी फोर्स दे दी जितनी से आप अपनी डायरेक्शन में जा सके। पता चल रहा है कि आपको नीचे जाना है, ठीक है, ये आपकी डायरेक्शन रिक्वायर्ड है, डायरेक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है। और इस डायरेक्शन में जाने के लिए मैं कह रहा हूं कि अपोजिंग फोर्स लग रही है बच्चों 5 न्यूटन, तो आपको देनी है कितनी, अगर आपको रिवर्सिबली जाना है, अपोजिंग फोर्स OF की हो गई, तो आपको कितनी देनी है 5.00001, ठीक है, इतनी देनी है। अगर आपको अपोजिट डायरेक्शन में इसके जाना है, आपकी रिक्वायर्ड डायरेक्शन में, अपोजिंग फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, तो इसका मतलब बच्चों आप अगर इतनी फोर्स लगा दोगे तो आप अपनी डायरेक्शन में चले जाओगे, और उस टाइम पे आप कहलाओगे ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स जो है तब आपकी कहलाएगी कि आपने ड्राइविंग फोर्स लगा दिया। आप अपनी ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर और फोर्स, इक्वल बोल सकते हैं क्योंकि हमने यही तो माना है रिवर्सिबल में। रिवर्सिबल में इक्वल माना है, इरिवर्सिबल के अंदर ड्राइविंग फोर्स ज्यादा होगी, इरिवर्सिबल में ज्यादा होगी। और एक्सटर्नल प्रेशर का कोई इशू नहीं है, एक्सटर्नल प्रेशर हम ही तो लगा रहे हैं। क्या होगा अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स कम लगाई, अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स कम लगाई तो फिर हमारा सिस्टम ऊपर की तरफ लगेगा। अगर ये जो है मान लो मेरा 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, मैं 2 ही न्यूटन लगा पा रहा हूँ,
तो फिर ये तो अपोजिंग फोर्स ज्यादा हो जाएगी। जिस डायरेक्शन में हम ड्राइव करना चाह रहे हैं हमारी ड्राइविंग फोर्स उस डायरेक्शन में ले जा ही नहीं रही। इक्वल होना कोई जरूरी नहीं है, रिवर्सिबल में इक्वल होते हैं दोनों, रिवर्सिबल में इक्वल होते हैं, इरिवर्सिबल में कोई जरूरी नहीं कि इक्वल हो। ड्राइविंग फोर्स बच्चों हमारी वाली फोर्स की डायरेक्शन है, हम जिस फोर्स की डायरेक्शन मतलब जिस भी डायरेक्शन में हम ले जाना चाहते हैं अपने पिस्टन को, वो डायरेक्शन के अंदर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो हम ड्राइविंग फोर्स लगा रहे हैं। गैस हमेशा अपोजिंग फोर्स लगा रही होती है, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स सीधी बात है, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उस डायरेक्शन की फोर्स आप अगर लगा रहे हो तो आपकी ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है। अभी क्लास के बाद दोबारा ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स पूरा क्लियर कर लेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि दोनों के बीच में बहुत छोटा गैप होना चाहिए, ठीक है। आपसे कभी कोई नहीं पूछने वाला कि ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स कौन है, सिर्फ इतना पूछेंगे कि सेम सेम है क्या, इक्वल है क्या। अगर इक्वल है तो रिवर्सिबल, अगर इक्वल नहीं है तो इरिवर्सिबल, ठीक है। इसीलिए कहीं भी ड्राइविंग वगैरह की ड्राइविंग फोर्स वगैरह की डेफिनेशन भी नहीं लिख रखी, ठीक है जी। प्रोसेस दैट गोज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेप थ्रू फाइनाइट स्टेप्स। मैंने कहा था रिवर्सिबल के अंदर इनफाइनाइट स्टेप्स बन रहे होंगे और बहुत धीरे धीरे आप इनिशियल से फाइनल स्टेट पे पहुंचोगे। इरिवर्सिबल के केस के अंदर फाइनाइट स्टेप्स यानी गिनती के कुछ कुछ स्टेप्स होंगे 1 2 3 4 और आप अपनी फाइनल स्टेट पे पहुंच जाओगे। उसके अंदर इनफाइनाइट स्टेट्स नहीं बन रहे होंगे, ठीक है जी। ओके सर, एक दो स्टेप्स लगेंगे उसी के अंदर हम अपने फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे। रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट ड्राइविंग फोर्स डज नॉट रिस्टोर। ये मैंने बताया कि अगर आप किसी टाइम के ऊपर इरिवर्सिबल के केस के अंदर आप अगर ऐसे आ रहे थे और आप कहो कि अब मैं मेरी फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट कर रहा हूं, तो आप कभी भी वन के ऊपर सेम पाथ से नहीं जा पाओगे। हो सकता है आप ऐसे जा रहे हो वन पे वापिस, हो सकता है ऐसे घूम फिर के जा रहे हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेम पाथ से आप वापिस नहीं जा पाते इरिवर्सिबल के केस में, ठीक है। ऑल द प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन नेचर आर इरिवर्सिबल इन नेचर। ये मैंने शुरू में ही बताया कि जो रिवर्सिबल है वो आइडियल है, ऐसा होता नहीं है। नेचर के अंदर सब कुछ इरिवर्सिबल है। वी आर नॉट एबल टू ड्रॉ पीवी डायग्राम। ये जो पीवी डायग्राम है इसका मैंने आपको स्टेप्स करके दिखाया जरूर है, लेकिन आप एक्चुअली इसका पीवी डायग्राम नहीं बना पाते हर स्टेज का, क्योंकि इतनी तेज हो रहे होते हैं। मतलब रियल प्रोसेस में जो हुआ, मान लीजिए आपने इतनी तेज प्रेशर वेरी कराया, आप हर पॉइंट का प्रेशर वॉल्यूम ये सब नोट ही नहीं कर पाओगे, आप उसका रियल ग्राफ नहीं बना पाओगे। ये तो मैंने बना दिया क्योंकि मैंने अज्यूम किया है कुछ कि ऐसे ऐसे रहा होगा। रियली में जो सिचुएशन हो रही होगी, आपने बहुत तेज अगर पिस्टन नीचे कर दिया, आपको पता ही नहीं है हर टाइम पे क्या क्या वॉल्यूम थी, किस टाइम पे क्या वॉल्यूम थी, किस प्रेशर के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या वॉल्यूम थी, आप उसका ग्राफ नहीं बना पाते, ठीक है जी। पीवी डायग्राम उसका नहीं बना पाएंगे। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई परेशानी? रिवर्सिबल इरिवर्सिबल ज्यादा कुछ नहीं समझना है, कोई आपसे इसके बारे में दोबारा नहीं पहुंचा, सिर्फ एक चीज चेक करनी है, फोर्स का जो गैप है वो बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। उससे आपको सारी बातें समझ में आएंगी कि बहुत टाइम में होएगा। अगर रिवर्सिबल है वो, अगर उसके लिए फोर्स जो है छोटा गैप होना चाहिए, अगर बड़ा हुआ तो इरिवर्सिबल हो जाएगा। अगर रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं, गैप बहुत कम है तो बहुत ज्यादा टाइम में मेरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, बहुत ज्यादा स्टेप्स लगेंगे जो भी हर स्टेप के ऊपर इक्वल चलता आ रहा है, इक्विलिब्रियम बना रहेगा, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम बाहर की सिचुएशन से, ठीक है। ये सब चीजें आपको बस अपना गैप याद रखना है, दैट विल बी ओके। और इसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं है, आपको आगे से सिर्फ ना इतना लिखा आएगा कि आपको रिवर्सिबल प्रोसेस मानना है। हम सारे के अंदर स्टडी के अंदर रिवर्सिबल ही मान रहे होते हैं, इरिवर्सिबल के बहुत कम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते बच्चों, ये हमारा काम हुआ लास्ट क्लास तक का। किसी को कोई डाउट है बच्चों तो बता दीजिए, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ओके चलिए आगे चलते हैं फिर। ये आपको ग्राफ्स दिखा रखे हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के, ठीक है। इसके अंदर क्या है, पहले ग्राफ में क्या दिखा रखा है, पी एक्सटर्नल P1 V1। इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर सिंगल स्टेज के अंदर आपका एक्सपेंशन हो जाएगा, एक बार के अंदर ही प्रेशर इतना लगेगा कि आप ऊपर पहुंचा लोगे पिस्टल को, ठीक है। यहाँ पे रिवर्सिबल क्या होगा, उसके अंदर P1 प्लस डेल P, बस इतने से गैप से चल रहा होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम पे इसका प्रेशर क्या कर लोगे, P1 P डैश, फिर P1 P डैश के अंदर डेल P इंक्रीज हो रहा होगा, यानी हर बार एक छोटा सा प्रेशर का गैप रखेंगे आप और धीरे धीरे इनफाइनाइट स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा होगा। नीचे बच्चों ग्राफ दिखा रखा है कि रिवर्सिबल जब चल रहा होगा तो कुछ ऐसा होगा कि आपका ग्राफ हर टाइम पे धीरे धीरे चेंज हो रहा है। इसके अंदर क्या होगा कि आपका जो है वॉल्यूम V1 से V2 हुआ और सेम ग्राफ रहा प्रेशर का, एक ही प्रेशर के ऊपर अचानक से V1 से V2 जो है मेरी वॉल्यूम पहुंच जाएगी, ठीक है। एक स्टेप में ही प्रोसेस हो जाता है या ज्यादा ज्यादा एक दो स्टेप लग रहे हैं, पता चल रहा है। आप यहाँ पे फिर प्रेशर फ्री कर रहे हो, ये प्रेशर भी अचानक से बढ़ेगा कि अब आप
P3 प्रेशर के ऊपर बाकी का एक्सपेंशन कराओ। V2 से V3 गया, यहाँ पे ये V3 दिख रहा है, यहाँ पे V3, तो V2 से V3 गए, फिर से P3 प्रेशर पे जा रहा होगा एक बार में। P2 से P3 प्रेशर जाएगा, वो भी एक स्टेप में अचानक से बढ़ रहा होगा। ठीक है, ये ग्राफ है। रियल लाइफ में जब इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा होगा आप उसका ग्राफ नहीं बना पाओगे। ठीक है, ये हम थ्योरी में बना लेते हैं कि ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा। रियल लाइफ में अगर आपके सामने कोई इरिवर्सिबल जो है प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस इन नेचर, उसका हम पीवी डायग्राम नहीं बना पाते क्योंकि इतनी रैपिडली चेंजेस आ रहे होते हैं। ठीक है, ओके। आप इनिशियल फाइनल स्टेट बता पाओगे, बीच की जो वैल्यूज हैं वो आप नहीं बता पाते हो, क्योंकि अगर यहीं पे मैंने ये बात अगर कह दी कि एक ही प्रेशर के ऊपर सारा सारा, तो मैंने एक ग्राफ बना दिया। मान लो मेरे ऐसे 3 चेंजेस आ रहे हैं, 3 स्टेप्स ऐसे, और पता चल रहा है कोई स्टेप बहुत कम देर के लिए था, तो उसका ग्राफ मैं नहीं बना पाऊंगा, मैं ऑब्जर्व भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कहते हैं कि पीवी डायग्राम नहीं बन पाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर बता देंगे सब लोग। अरे यार आंसर तो इसमें लिख रखे हैं तो मुझे ही बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये लोग ना जो क्वेश्चंस हैं डिस्कस कर लेते, चलो एक दो कर रहे हैं, और उसके बाद जो है आप लोगों को दे दूंगा खुद करके आने, और किसी को डाउट होगा तो देख लेना। आंसर इसमें लिख रखे, इन विच सिस्टम देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर वर्क और एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। कह रहा है नो मैटर एंट्री एग्जिट, एंट्री और एग्जिट, और नो एनर्जी, वर्क और एनर्जी एक ही बात है। ठीक है, एनर्जी एंटर और एग्जिट, ऐसा सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड होता है। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ, अभी आंसर में मिस्टेक है भाई, किसी ने बताई भी नहीं। आइसोलेटेड आएगा इसका आंसर, जिसके अंदर मैटर और वर्क एनर्जी दोनों का कोई एक्सचेंज नहीं होता, वो आइसोलेटेड। ठीक है जी, आंसर छुपा दूं? छुपा के दे दूंगा, तो हम तो दिख चुके यार लोगों को। ठीक है, अगर आप ईमानदार हो तो मत देखना, लो आंसर छिपा दिया है। बाकी मैं तुम्हें देने वाला हूँ 2 क्वेश्चन डिस्कस करके। ठीक है, तो अपने आप करना है, डाउट होगा और इसको ठीक करके ही दूंगा। यहाँ पे आइसोलेटेड आना चाहिए था, क्लोज्ड लिख रखा है। सिस्टम इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर वर्क और एनर्जी, वो आइसोलेटेड होता है जिसके अंदर दोनों चीजें चेंज नहीं हो पाती। ठीक है जी, ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? वर्क इज स्टेट फंक्शन। ठीक है, सबको पता है वर्क पाथ फंक्शन है, जब पढ़ाया था तभी बताया था कि पाथ फंक्शन का एग्जांपल क्या होता है, पहला एग्जांपल ही वर्क बताया था। तो यही स्टेटमेंट क्या हो गई मेरी? फॉल्स हो गई। बाकी अपने को पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसका आंसर ए ही था, मैं दिखा देता हूँ ऐसे मिटा के, इसका ठीक लिखा था आंसर। अभी आंसर भी मैंने ही लिखे हैं एक्चुअली, ये मैंने ही बनाई है शीट, तो मुझे पता है ये गलती भी मेरी है क्लोज लिखने वाली। जैसे हो आइसोलेटेड आना है, इसका आंसर आइसोलेटेड आना है। ठीक है, समझ आपको आ ही रहा हो, कोई भारी चीज नहीं है। वर्क जो है हमारा पाथ फंक्शन होता है, टेम्परेचर स्टेट फंक्शन होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ये वाली फॉल्स है, हमें फॉल्स ही सेलेक्ट करनी है। चेंज इन स्टेट इज कंप्लीटली डिफाइंड व्हेन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर स्पेसिफाइड। ऑब्वियसली अगर आप किसी स्टेट का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर कन्वर्जन बता दोगे, तो उस कन्वर्जन के लिए आपको चेंज को अगर कंप्लीटली डिफाइन करना है तो आप क्या बताओगे? यहाँ की स्टेट पूरी की पूरी पीवीटी में, और यहाँ पे भी दूसरी P1, V1 और T1। अगर आप ये दोनों चीजें बताए थे तो आपकी स्टेट का जो चेंज है वो कंप्लीटली डिफाइंड हो जाएगा। अगर आप किसी का टेम्परेचर नहीं बता रहे हो T1, तो फिर ये स्टेट जो है आपकी कंप्लीटली डिफाइंड नहीं होगी, इसलिए आपका चेंज भी कंप्लीटली डिफाइंड नहीं होगा। तो ये जो है स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। वर्क अपीयर्स एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। वर्क, हीट, एनर्जी सारी की सारी अपीयर ओनली एट द बाउंड्री ऑफ सिस्टम। जो भी बाउंड्री है वहीं से एनर्जी एंटर कर रही होगी, वहीं से हीट एनर्जी एंटर कर रही होगी। ये एनर्जी इंटरनल को बोल रहे हैं। ठीक है, और वहीं से वर्क भी एंटर कर रहा होगा। एग्जिट भी बाउंड्री से ही हो रही होगी। डब्ल्यू, ई और हीट, तीनों चीजें बाउंड्री से ही आपको एंटर एग्जिट करती दिखती है। अंदर अगर हीट का कोई फ्लो हो रहा है तो गैस के बीच में, वो हम काउंट नहीं कर रहे होते हैं। बाउंड्री को जिसने क्रॉस किया वही माना जाता है कि एंट्री हुई, कि एग्जिट हुई है। तो वर्क अपीयर्स एट द बाउंड्री ऑफ सिस्टम, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। ए जो है हमारा गलत हो गया। उसके बाद नीचे वाले देख लेना, आंसर सही होंगे यार, मैं बता दूंगा, आपके पास भेजूंगा ना, उससे पहले चेक कर लूंगा कि सारे आंसर सही है कि नहीं है। इस वाले को भी चेंज कर दूंगा। नीचे के 3 क्वेश्चंस कर लेना। आखिरी क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको पता नहीं है कि एंथैल्पी क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है। ठीक है, तो आप छोड़ देना इस क्वेश्चन को, भले ही जब एंथैल्पी एंट्रोपी पता चल जाएंगे फिर कर लेना। अभी के लिए आपको इसके अंदर से पता है कि टेम्परेचर जो है वो है मेरा एक स्टेट फंक्शन, वर्क जो है वो पाथ फंक्शन है, इसलिए ये आंसर में नहीं आएगा।
और हीट जो है वो भी पाथ फंक्शन है, ऊपर लिखा भी हुआ है शीट के अंदर। तो ये दोनों नहीं आएंगे, वर्क और हीट आंसर में टेम्परेचर आएगा। तो टेम्परेचर आया हुआ है, एंथैल्पी, एंट्रोपी और फ्री एनर्जी जब पता चलेंगे तब पता चल जाएगा कि पाथ फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है जी, ये बात हो गई क्वेश्चंस की। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्वेश्चन का आंसर गलत होने के अलावा और कुछ? ओके ठीक है बच्चों। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी जो है इसका सिंबल तो यू है। मैंने बताया था बच्चों, मैं जब खाना खाता हूँ तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं एनर्जी स्टोर हो जाती है। जो एनर्जी स्टोर हो रही है बच्चों वही इंटरनल एनर्जी है। हर चीज के अंदर, कोई भी चीज है उसके अंदर एटम्स की पोजीशन की वजह से, उनकी मूवमेंट की वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। वो पूरी की पूरी एनर्जी जो है हमारी इंटरनल एनर्जी कहलाती है। ठीक है जी, हम कभी भी इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट ही नहीं कर पाते। ठीक है, हम हमेशा डेल यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, डेल यू कैसे कर पाते हैं सर? डेल यू के लिए हम फर्स्ट लॉ यूज करते हैं। अगर आपको मैं कहूं कि मेरे अंदर टोटल कितनी इंटरनल एनर्जी है, आप कैलकुलेट करके बताओ, तो नहीं बता सकते। हमारे सिस्टम के अंदर इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इतने वेरिड फॉर्म्स में है कि हम कैलकुलेट नहीं कर पाते यू की वैल्यू। हम सिर्फ चेंज इन यू बता पाते हैं। चेंज इन यू को हम वर्क और हीट से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हम चेंज इन यू बता सकते हैं। यानी कि सर आपके अंदर 100 जूल एनर्जी है कि 90 जूल है, ये तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन अगर आपकी 100 से 80 जूल हुई होगी तो आपका 20 का जो गैप आया ना, ये मुझे पता चल जाता है कि 20 का गैप आया, क्योंकि या तो ये हीट की फॉर्म में अपीयर हुआ होगा या वर्क की फॉर्म में अपीयर हुआ होगा। वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो मैं डेल यू बता सकता हूँ। मुझे ये पता चल जाएगा कि आपके अंदर से 20 जूल एनर्जी सिस्टम की बाहर आई है, वो वर्क और हीट के फॉर्म में आई, इसलिए मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेकिन वो 20 जूल का जो सर गैप है वो 90 और 110 के बीच है या 100 और 80 के बीच में है, ये सर मैं नहीं बता पाता। यानी सर मैं यू की वैल्यू नहीं बता पाता। ये u1 हो गया, ये u2 हो गया, लेकिन सर मैं डेल यू यानी कि u2 माइनस u1 ये चीजें सर बता सकता हूँ। ठीक है, ये मैं बता सकता हूँ सर, क्योंकि मैं वर्क और हीट कैलकुलेट कर सकता हूँ। जब फर्स्ट लॉ पढ़ोगे ये बात समझ में आ जाएगी कि इंटरनल एनर्जी का चेंज कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, इंटरनल एनर्जी हर सिस्टम की इनहेरेंट होती है। मतलब इनहेरेंट का मतलब ऊपर से हायर, इनहेरेंट प्रॉपर्टीज होती है ना, मतलब लास्ट जनरेशन हैड। इसका ही मतलब होता है हर सिस्टम जब भी बनता है तो वो जहां से जिस भी चीजों से बन रहा है उनसे एनर्जी लेके आता है, और उसके अंदर हमेशा इंटरनल एनर्जी होती है। ये मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ मोशन ऑफ मैटर से अराइज हो रही है, उसका यही मतलब है मॉलिक्यूल्स जब मूवमेंट कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी वगैरह होती है, ये सब चीजों की वजह से उसके अंदर इंटरनल एनर्जी होती है। एग्जैक्टली हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी तो आप गैस की कैलकुलेट कर सकते हो, इसके अलावा भी कई एनर्जीज होती हैं जो इंटरनल एनर्जी में काउंट हो रही है। इंटरनल एनर्जी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी वगैरह भी काउंट हो जाती है, काफी चीजें होती है जो हिडन एनर्जीज होती हैं। इसलिए हम कभी भी एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी नहीं बता पाते, हम हमेशा चेंज इन इंटरनल एनर्जी बता पाते हैं। ठीक है जी, ये हो गया इंटरनल एनर्जी का मुद्दा। यानी सर हर सिस्टम के अंदर कुछ एनर्जी होती है जिसे उसकी इंटरनल एनर्जी कह दिया जाता है। सर वो एनर्जी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हम उस एनर्जी का चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सर वो एनर्जी चेंज होके वर्क या हीट के ही फॉर्म में अपीयर होगी। या तो सर वर्क या हीट चेंज होके इंटरनल एनर्जी में जा रहे होंगे, तो हम देख लेंगे कि इंटरनल एनर्जी बढ़ी है और डेल यू पॉजिटिव आ गया है। ठीक है सर, डेल यू पॉजिटिव है। या फिर सर ऐसा हो रहा होगा इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट होके हीट और वर्क में आ रही होगी, तो हम ये देख लेंगे, तब मेरी डेल यू जो है नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि मेरी एनर्जी घट रही है। ठीक है, कैसे साइंस आएंगे ये मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना बताया कि चेंज आ सकता है, हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाते। ये हो गया। सिंबल यूज तो यू है ही, इतनी देर से कर रहा हूँ। एनर्जी है तो मेरी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल्स। ठीक है, ऐसा यूनिट जूल हो जाएगी, उसके अलावा आप कितनी भी यूनिट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, इंटरनल एनर्जी हो गया। कोई शक, कोई शंका किसी को इंटरनल एनर्जी में? हमारे जितने भी सिस्टम होते हैं सारे के सारे मैटर के अंदर इंटरनल एनर्जी होती है बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, पोजीशन एंड स्ट्रक्चर। ठीक है जी, इंटरनल एनर्जी होती है, ना ही दिखती है, ना ही कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका चेंज जरूर कैलकुलेट कर सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा के। वो आगे पढ़ लेंगे तब समझ में आ जाएगा कैसे चेंज कैलकुलेट करने। वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, वर्क ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। हाँ, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव हो जाता है और वर्क ऑन द सिस्टम पॉजिटिव हो जाता है। हालांकि ये बात भी जब मैं आपको वर्क पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, और बताऊंगा भी कि फिजिक्स में ये लोग उल्टा मान रहे होते हैं। फिजिक्स के अंदर वर्क बाय द सिस्टम होता है पॉजिटिव और वर्क ऑन द सिस्टम होता है नेगेटिव। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बड़ा ही फर्जी लॉ है। ये कहता है कि ए जो है अगर सी के साथ इक्विलिब्रियम है
और बी जो है वो भी सी के साथ इक्विलिब्रियम में, तो क्या होगा, ए और बी आपस में इक्विलिब्रियम में होगा। इसका ये मतलब है कि ए वैल्यू को अगर मैं 5 रख दूं तो 5 जो है सी इक्वल 5 के बराबर होगा, और मैं कह दूं कि बी इक्वल 5 भी सी इक्वल 5 के बराबर है, तो ए और बी भी तो बराबर ही होंगे। सीधी बात है, जब सब लोग आपस में बराबर हैं तो बराबर होंगे। जीरोथ लॉ के अंदर कोई ऐसा वो कोई नहीं है, किसी ने पता नहीं किसने दे दिया है, सिर्फ इतना लिख रखा है ए अगर सी के जैसा सेम होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब सेम स्टेट जो होगी वो एग्जिस्ट कर रही होगी, अगर जो है बी भी सी के जैसा सेम होगा तो ये दोनों भी आपस में सेम होंगे। ये ऑब्वियस बात है, इसमें कुछ समझने समझाने का नहीं है, ये स्टेटमेंट है, समझ लो, याद कर लेना, पूछ का ही जगह लेते हैं, पूछ कई जगह लेते हैं, है इसमें समझने का कुछ भी नहीं। ठीक है जी, गुड़िया ने हाँ जी सर कहा है, शायद उसे भी पता है कि ये फर्जी बात है। बच्चों ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ए और सी की थर्मल स्टेट सेम है, बी और सी की सेम है, तो इसका मतलब ए और बी की भी सेम ही होंगी। बता दूं दोबारा, ये सामने लिखा हुआ है यार, ए की वैल्यू आप थर्मल इक्विलिब्रियम भूल जाओ, अगर ए इज 5 कह रहे कि बिल्कुल सी के जैसा सेम है, यानी सी भी क्या होगा 5। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि बी जो है वो सी के जैसा है। अच्छा वॉइस कट गई थी, सुन लो, कोई नहीं। ए इक्वल 5, पहली लाइन में क्या कह रहा है, ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी, यानी ए भी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है और बी भी इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मान लीजिए वो दोनों चीजें सेम स्टेट में, सेम स्टेट को मैं एक नंबर से दिखा रहा हूं। ठीक है जी, अगर ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में, मान लो मेरे ए की वैल्यू 5 है, इसका मतलब मुझे सी की वैल्यू मिल गई 5। फिर क्या कह रहा है, सी इक्वल 5 है और बी भी उसके बराबर है, तो बी की वैल्यू भी क्या आ गई 5। अगर बी की वैल्यू भी 5 आ गई, ए की वैल्यू तुमने शुरू में 5 मानी थी, तो ये दोनों भी तो सेम हो गए, यानी कि ये दोनों भी किसमें है, इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में। बस इतना सा जो है हमारा जीरोथ लॉ कह रहा है, जीरोथ लॉ यही बता रहा है कि ए और बी भी आपको सेम मिलेंगे, वो हमें पता ही है क्योंकि आपने ऐसी ही स्टेटमेंट दी है पहले कि ए अगर सी के जैसा है और बी भी सी के जैसा है तो ए और बी आपस में सेम होंगे। ठीक है जी, ओके। जीरोथ लॉ में किसी को डाउट नहीं हो सकता यार, इसमें किसी को डाउट नहीं हो सकता, अगर किसी को ना सुना हो तो ही इश्यू हो सकता है। जीरोथ लॉ बहुत चिल पिल है। हीट की बात करेंगे बच्चों, हीट क्या है बच्चों, आप जो है ग्लास के अंदर पानी को बर्नर पे रख के हीट को इसको सप्लाई करते हो, तो इसके अंदर क्या जा रहा होता है, एक्चुअली हीट एनर्जी दिखती नहीं है लेकिन हीट एनर्जी जा रही होती है, यही बच्चों हमारी हीट है। हो सकता है कई बार हीट आपके सिस्टम को एग्जिट कर रही हो। ठीक है, हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ये मूव करती है, लो टेम्परेचर मूव करती है। ठीक है, दो बॉडीज के बीच में जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा, डेल टी नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी जो है मेरा क्यू, हीट को मैं क्यू से दिखाता हूँ, तभी वो नॉन जीरो होगी। अगर दो लोगों का टेम्परेचर सेम है यानी कि उनका डेल टी 0, तो फिर क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यानी सर हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसका सर ट्रेवलिंग कहाँ से कहाँ होता है, सर जो कोई हायर टेम्परेचर से है उससे लोअर टेम्परेचर में मेरी हीट जा रही होती है। ठीक है, स्टेटमेंट में क्या लिख रखा है पढ़ लेते हैं, हीट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इज एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। बिल्कुल ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग में एक्सचेंज हो जाएगा। अगर आप एक को, इस वाले को हायर हॉट वाले को सिस्टम मान लो और बाहर सराउंडिंग आपकी कोल्ड है, तो हॉट से कोल्ड में जा रही होगी, जिस भी चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हो सिस्टम हो जाएगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं। हो सकता है कि आप कोल्ड को अपना सिस्टम मान रहे हो तो आप मान लोगे आपके सिस्टम के अंदर सराउंडिंग से एनर्जी आ रही है। ठीक है, हीट क्लियर है बच्चों, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक्सचेंज हो सकते सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। चलती कैसे है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर व्हेन नो एक्सटर्नल, अच्छा ये रूल कब अप्लाइड है, व्हेन नो एक्सटर्नल वर्क इज अप्लाइड। आप एक्सटर्नल वर्क लगा के जरूर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर ले जा सकते हो। ठीक है, उसके अलावा इन जनरल जब आपका नेचुरली फ्लो होना है तब आपका हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जाएगा। हाँ जी बच्चा पार्टी, दो ही लोगों ने रिप्लाई किया है। हीट हीट क्लियर है सबको, फॉर्म ऑफ एनर्जी है बस। ठीक है जी, और कुछ खास नहीं है। कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, हीट टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर फ्लो होती है। कैलकुलेट कैसे करते हैं ये आगे अभी हीट कैपेसिटीज पढ़ेंगे, उसके अंदर यही है कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ये लो, तो फिर आगे चलते हैं, हीट कैपेसिटी की बात करते हैं बच्चों।
हीट कैपेसिटी मेरा क्या है, सबसे पहले हीट कैपेसिटी, ठीक है, ये एक वैल्यू है सी। अगर इसके अंदर आपका चेंज इन टेम्परेचर का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल हीट, ठीक है, सिंपल। मैं कह रहा हूं कि आपका सिस्टम 5 डिग्री सेल्सियस से 15 पे चला गया, 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं सी कोई ऐसी वैल्यू है, इसका टेम्परेचर चेंज कितना है, आप कहोगे सर 10 डिग्री सेल्सियस, सर इसके डेल टी की वैल्यू कितनी है, 10 डिग्री सेल्सियस। आवाज ऊपर नीचे हो गई क्या, कोई 5 डिग्री सेल्सियस से 15 पे मैं जा रहा हूं, आप कहोगे सर इसके अंदर टेम्परेचर चेंज, डेल टी क्या होता है बच्चों, डेल टी इज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, हर टाइम यही होता है, ठीक है। अब देखो हीट का साइन बताऊंगा तो वो कैसे आएगा, अभी पहले ये देखो कि हीट कैलकुलेट कैसे करेंगे। मैं कहूंगा कि इसका टेम्परेचर बच्चों 5 से 15 हुआ है, तो एक बात पक्की है, इसके अंदर हीट ने एंट्री मारी होगी, हीट ने एंट्री मारी, कितनी एंट्री मारी, अगर मेरे पास एक वैल्यू है सी, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होने वाली है, हीट कैपेसिटी, ठीक है, इस सी को मैं टेम्परेचर डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दूं यानी 10 से, अगर मैं सी की वैल्यू कह रहा हूँ 5, तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर, सी को मैं जिस भी यूनिट में रख रहा हूँ, से सी को रख रहा हूं मैं जूल पर केल्विन, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है 10 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस और केल्विन एक ही बात होता है क्योंकि इनका स्केल सेम होता है, ठीक है, तो यहाँ पे सेल्सियस से केल्विन कट जाएगा। अगर किसी को ये कंफ्यूजन होगी सर आप सेल्सियस से केल्विन कैसे काट रहे हो, तो ये दोनों चीजें मैंने यहाँ बराबर लिखी है कि जूल पर केल्विन और जूल पर डिग्री सेल्सियस सेम ही बात होती है, तो यहाँ पे जूल पर केल्विन ना लिख के आप जूल पर डिग्री सेल्सियस ले लो, ठीक है जी। अगर आपने इसकी यूनिट ये ली है और 10 डिग्री वाले की यूनिट क्या हो जाएगी, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कट जाएगा ऊपर नीचे, मेरे पास आंसर किस में आ जाएगा, जूल में, और ये मेरा आंसर किसका है, Q इक्वल हीट का। यानी सर हीट कैपेसिटी कोई चीज नहीं है, हीट कैपेसिटी जो है इसकी डेफिनेशन कहती है कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट required to raise temperature by 1 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब देखो, अगर बच्चों मैंने इसकी वैल्यू 5 मानी है, ठीक है, मैंने 50 जूल 10 डिग्री को रेज करने के लिए लगाए, 50 जूल को जो है 10 डिग्री के लिए मेरा 50 जूल लगता है, तो बच्चों 1 डिग्री के लिए कितना लगेगा, 1 डिग्री सेल्सियस के लिए 50/10, आप कहोगे आंसर आ जाएगा 5 जूल, यानी सर 1 डिग्री के लिए 5 लगता है, तो सर यही वैल्यू तो मेरी सी की होती है, आप ऐसे समझ लो, या जैसे मैंने बताया कि सी की वैल्यू को डेल टी से मल्टीप्लाई कर दो तो क्यू आ जाता है, सी वो चीज है जिसको अगर टेम्परेचर डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास हीट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हीट का डायरेक्ट, हीट का जो साइन होता है, हीट का साइन, इफ हीट एंटर सिस्टम पॉजिटिव होगा साइन, इफ हीट एस्केप सिस्टम तो साइन हो जाएगा नेगेटिव। कैसे होगा सर नेगेटिव, अब दिखाता हूं, ये हो गया हीट का साइन, ठीक है, अभी देखो नेगेटिव कैसे होगा, मैंने ऊपर क्या लिखा था, मेरे सिस्टम में टेम्परेचर जो है इंक्रीज हुआ है, तो ये बात आपको ऑब्वियस है कि सर हीट आई होगी उसी ने टेम्परेचर इंक्रीज किया होगा, तो आपने कह दिया कि हीट ने एंट्री मारी है, तो आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसको हम प्रूव करेंगे। बच्चों अगर मेरा फॉर्मूला यही रहेगा, हीट एंट्री मार रही है एग्जिट मार रही है मुझे नहीं पता, मैं तो टेम्परेचर से चेक कर रहा हूँ, डेल टी का जो फॉर्मूला है वो भी यही रहेगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। आप ले रहे हो फर्स्ट केस जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीजेस, उस केस में Q इक्वल सी, सी हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, इंटू डेल टी, तो जब बच्चों आपका टी इंक्रीज हुआ है तो सी इंटू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, टी फाइनल आपका ज्यादा होगा क्योंकि आपका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो टी फाइनल माइनस इनिशियल, ये पूरी की वर्क वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू ये हमेशा पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, क्यू की यूनिट क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये हो गया। अब देखो अब इस चीज को मैच करके देखो, सर टेम्परेचर बढ़ा था, इसका मतलब सर हीट अंदर आई होगी, सर हीट अंदर आती है तब मेरे को साइन पॉजिटिव मिलता है, ठीक है, हीट जब अंदर आती है साइन मिलता है पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो TF माइनस TI पॉजिटिव आएगा, C पॉजिटिव होता ही है, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो Q पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है जी, ये हो गया पॉजिटिव का केस। अब देखो
जब टेम्परेचर घटेगा, एक केस मान लेते टेम्परेचर घट रहा है, तो कुछ नहीं करना, 5 को 25 लिख देंगे, 5 को 25 लिख दो सर, ये लो, ये 25 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस पे जा रहे हैं। इसका मतलब बच्चों टेम्परेचर अब की बार डिक्रीज हुआ है, टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है जी। इसके बाद बच्चों क्या हुआ है कि अब मैं इसकी हीट कैलकुलेट करना चाहता हूं, मुझे नहीं पता पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव, मुझे ये भी नहीं पता एंटर करी है कि नहीं करी है या एग्जिट करी है, मैं तो सिर्फ अपना फॉर्मूला लगाऊंगा, फॉर्मूले का जो साइन आएगा उससे बता दूंगा एंट्री की होगी एग्जिट की होगी। बच्चों मेरा फॉर्मूला है वो है Q इक्वल C इंटू डेल टी, C ऑलवेज पॉजिटिव, Q जो है C इंटू टी का वैल्यू क्या होगा, T फाइनल माइनस T इनिशियल। अब देखो बच्चों T फाइनल जो है टेम्परेचर घटा है तो कम ही होगा T इनिशियल से, यानी कि 15 में से 25 घटाएंगे तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अगर टेम्परेचर घट रहा होगा तो मेरा डेल टी का जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब बच्चों ये हमेशा पॉजिटिव और ये क्या आएगा, नेगेटिव, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव, मेरा हीट का साइन क्या आ गया, नेगेटिव, ठीक है जी। ये आ गया मेरा कैलकुलेशन से, इस बात से वेरीफाई कर लो, इफ हीट एस्केप्स द सिस्टम देन साइन विल बी नेगेटिव। सही बात है, मेरा टेम्परेचर घटा है, इसका मतलब हीट बाहर ही गई होगी तभी टेम्परेचर घटा होगा। तो साइन कन्वेंशन आपको समझ आ गया। सब बच्चे बताएंगे कि क्यों साइन हीट का पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ये टेम्परेचर से डिसाइड कर लेते हैं डेल टी से। हाँ जी, यस और नो, ठीक है, ये हो गया। अब एक बात करेंगे बच्चों, ये तो मैंने क्या किया, Q और डेल टी बताया, हमेशा ऐसा नहीं होगा। देखिए जो रियल फॉर्मूला होता है वो ये होता है, स्मॉल चेंज इन हीट यानी स्मॉल हीट चेंज डी क्यू इक्वल सी इंटू डी टी होता है। यानी एक बस थोड़े से स्टेप के लिए, थोड़े से टेम्परेचर इंक्रीज के लिए जो हीट चेंज आया वो मैं इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करूंगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ बच्चों, इंटीग्रेशन करता हूँ। अगर मेरे को कंप्लीट के लिए चाहिए, से ए पोजीशन से बी पोजीशन के लिए चाहिए, तो इसको जब इंटीग्रेट करूंगा तो डी क्यू होता है, इंटीग्रेशन हमेशा क्यू आता है, ये आ जाएगा क्यू। अब जो है अगर सी हमेशा कॉमन है, अगर पूरे के पूरे प्रोसेस के लिए सी की वैल्यू सेम रही है तो मैं सी को बाहर ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ, और फिर ए से बी इसका इंटीग्रेशन करूंगा, ए से बी। तो ये क्या लिखा हुआ है, dt, dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों, t आएगा, ये आएगा। आपको इंटीग्रेशन आता होगा a से b और t, इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा q इक्वल c टी बी माइनस टी ए। इस वाली वैल्यू को मैं डेल टी लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले से ये आता है इंटीग्रेशन करके। अजम्पशन क्या है कि पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर सी सेम रहा होगा, हीट कैपेसिटी सेम रही होगी। अगर हीट कैपेसिटी वेरी कर रही है तो फिर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, मान लो सी की जो वैल्यू है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मैं कह दूं 3 टाइम्स टी होती है, ठीक है, सी की वैल्यू। तो उस केस के अंदर मैं अपनी इंटीग्रेशन कैसे करूंगा बच्चों, डी क्यू इक्वल सी डी टी। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इंटीग्रल, जब इंटीग्रल करूंगा और इंटीग्रल के बाद वही चीज आ सकती है जो कॉमन है, लेकिन सी कॉमन नहीं है, सी तो टेम्परेचर के साथ चेंज करती है, तो सी की वैल्यू रख दो टेम्परेचर की टर्म्स में, 3t डॉट डी टी, इंटीग्रल ए से बी, ये भी ए से बी, तो डी क्यू तो क्या बन जाएगा, क्यू। अब देखो 3t के अंदर से 3 तो बाहर आ जाएगा, टी डी टी का इंटीग्रल क्या होता है बच्चों, टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या हो जाएगी ए से बी, ठीक है। अब ऐसे वैल्यू कैलकुलेट होगी। सब बच्चे बताएंगे समझ में आया है कि नहीं। रियल फॉर्मूला ये है डी क्यू इक्वल सी डी टी। अगर सी पूरे प्रोसेस के लिए सेम है तो एज इट इज क्यू और डेल टी से रिप्लेस कर दो, वरना इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हाँ जी, ये मैथ समझ में आया, थोड़ा सा इंटीग्रेशन बाजी थोड़ी सी। 17:04 यानी 5:04 के ऊपर भाई कई एस चाहिए मुझे, कोई भारी बात नहीं हुई है, ठीक है जी। रियल फॉर्मूला ऊपर वाला है डी क्यू इक्वल सी डेल टी, डी टी बोल लो, डी और डेल, ओके। मुझे खुद पता नहीं चला इतने सालों में डेल और डी में क्या फर्क होता है, छोटी वैल्यूज के लिए लिख रहा होता हूँ मैं, ठीक है। आज रात को गूगल करूंगा इस चीज के लिए। चलिए, मोलर हीट कैपेसिटी सीएम बच्चों, इसका जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले से आप समझ सकते हैं। ऊपर वाले केस के अंदर जो सी था ना, उसके अंदर कोई मुद्दा नहीं था, आप उसको सीधा डेल टी से मल्टीप्लाई करो, आपको हीट मिल जाएगी।
अब जो मोलर हीट कैपेसिटी सीएम से मैं आपको शो कर रहा हूं, इसके अंदर क्या है, ये 1 मोल का जो है 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए बताती है कितना हीट यूज किया होगा। अगर मेरे को 5 मोल का चाहिए बच्चों, अगर मेरे 5 मोल 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुए हैं और मेरे पास जो सीएम है वो 1 डिग्री का बताता है, यानी कि मान लो इसकी वैल्यू 5 है, ठीक है, यानी 1 मोल को 1 डिग्री रेज करने के लिए कितने चाहिए, 5। तो 5 मोल को कितने चाहिए, 25 जूल 1 डिग्री को रेज करने के लिए। अब मैं कहूं कि मेरे को 5 मोल को 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है, तो 1 डिग्री सेल्सियस के लिए 25 लगते हैं, 10 के लिए क्या आ जाएगा, 250 जूल। इसके अंदर बच्चों मैंने क्या किया है, सीएम की वैल्यू जो 5 थी उसको पहले मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ मोल्स एन से, उसके बाद किससे मल्टीप्लाई किया, डेल टी, जो कि मैंने कितना माना 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मेरा आंसर कितना आ गया 250। ये वाली चीज क्या है, डेल टी, ये मेरा क्या है एन है, और इसको मैंने सीएम माना है। तो सीएम वो वैल्यू है सर, डेल थोड़ा ज्यादा चेंज होता है डी से, ठीक है भाई, अगर डेल बता रहे हो तो बड़ी अच्छी बात बताई प्रियो, ठीक है जी, ओके। तो डेल जो है थोड़ा सा बड़ा होता है डी से, ठीक है। तो अभी के लिए क्या है कि सीएम वो वैल्यू है जिसको मोल और चेंज इन टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, हीट मिल जाएगा, ठीक है। इसका भी यही है, रियल फॉर्मूला क्या होगा, डी क्यू इक्वल एन सी एम डी टी, और फिर आपको क्यू निकालना है तो आप इसको कर सकते हो इंटीग्रेट, डी क्यू को आप इंटीग्रेट करो और इस तरफ एन सी एम डी टी को इंटीग्रेट करो पूरे को, तो एन तो आपका कॉन्स्टेंट है। अगर आप कहो पूरे प्रोसेस के लिए सीएम की वैल्यू, सर मोल हमेशा एक ही होगा, नहीं 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 नहीं, एन की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, आपके मोल जो है एक, सीएम जो है, सीएम 1 मोल के लिए बताता है, आपको अगर टोटल के निकालने तो आप सारे मोल्स को मल्टीप्लाई कर लोगे। नो नो, डेल्टा चेंज होता है, ठीक है भाई, ये इस चर्चा में कोई नहीं घुसेगा, ठीक है ना, कि डेल और डेल्टा क्या होता है, मैं गूगल करके आऊंगा अगली क्लास में, मैं बताऊंगा, वरना सब गूगल से चेक करके मुझे बताएंगे, ठीक है जी। आप इसको इंटीग्रेट करो, एन की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी, एक सिस्टम के लिए कितने मोल्स हैं वो तो कांस्टेंट है। सीएम अगर पूरे प्रोसेस के लिए सेम, अगर एक टेम्परेचर आपका A1, अगर मैं कोई टेम्परेचर मान रहा हूँ T1, सॉरी T1 टेम्परेचर अगर 5 था, 5 से मैं 15 पे गया हूँ, और पूरे प्रोसेस के बीच में सीएम यानी मोलर हीट कैपेसिटी सेम थी, तो मैं इसको कॉमन लेके इंटीग्रल डी टी लिख सकता हूँ, बाहर आ जाएगा मेरा इसका इवैल्यूएशन होके एन सी एम डेल टी क्यू इक्वल दिस। अगर मेरा सीएम जो है वेरिएबल है, हर टाइम चेंज होता है, किसी फंक्शन पे डिपेंड करेगा, फंक्शन मतलब हो सकता है वो टी की टर्म्स में चेंज हो रहा होगा, आप उसको इंटीग्रेटेबल फॉर्म में लाओगे। इंटीग्रेट कब हो सकता है, इंटीग्रेट बच्चों तभी हो सकती है जब आपके इंटीग्रेशन के अंदर सारी की सारी चीजें सेम वेरिएबल में, यानी कि आपको अंदर जो है एक टी की इक्वेशन लानी पड़ेगी। अगर आप अंदर लिख रहे हो सीएम और ये वेरिएबल है और उसको आप dt के साथ लिख रहे हो तो आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, यानी सर फिर उसके अंदर ना हमको सीएम का कोई फॉर्मूला दे रखा होगा कि सीएम ऐसे वेरी करता है, तो हम क्या निकाल लेंगे सर, पूरी की पूरी हीट निकाल लेंगे ये वाला फॉर्मूला यूज करके। रियल फॉर्मूला इसका क्या है, ये वाला रियल फॉर्मूला है। अच्छा ये चीज भी आप देख सकते हो, सीएम इक्वल सी बाई एम है, कैसे है सर, सीएम इक्वल सी बाई एम दिखा देता हूं, इस फॉर्मूले के अंदर क्या है, डी क्यू इक्वल एन सी एम डी टी, आप ये वाली वैल्यू रख दो सीएम की, यानी सीएम इक्वल सी बाई एन, डी क्यू इक्वल एन सी बाई एन डी टी, आपको ऊपर वाली इक्वेशन मिल जाएगी, डी क्यू इक्वल सी डी टी, ठीक है। इसलिए ये वाली ऊपर वाली स्टेटमेंट सही, ये सबको समझ आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि सीएम जो होता है वो पूरे सब्सटेंस के लिए होता है, यानी कि अगर 15 मोल है तो सी होगा, ठीक है, अगर 15 मोल है तो सी मोलर कैपेसिटी ले लेते हैं हम, सॉरी हीट कैपेसिटी ले लेते हैं। अगर मेरे को 1 मोल की चाहिए तो मैं एन का ही डिवाइड कर रहा हूँ, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स का। सर मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी हो तो टोटल हीट कैपेसिटी के अंदर नंबर ऑफ मोल्स का डिवाइड कर दो, तब मेरे पास सर 1 मोल की हीट कैपेसिटी आ जाएगी, मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। ओके, डी को हम चेंज की तरह ही यूज करते हैं इंटीग्रेशन। अच्छा ये आप जो भी बोल रहे हो गुड़िया हम समझेंगे क्लास के बाद, ठीक है। तो यहां तक बच्चों समझ में आया हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी, ओके आगे बढ़े। उसके बाद जो है एक बात, अच्छा यूनिट वही होती है, इसके अंदर क्या आ जाएगा, आप अपनी यूनिट निकाल सकते हो, जूल मोल डिग्री सेल्सियस हमेशा निकाल सकते हो। आपकी अगर डी क्यू इक्वल एन सी एम डी टी लिख रखा है, अगर आपको यूनिट निकालनी क्या करो, बाकी सबकी यूनिट लिख दो, ये किस में होगा, जूल में होगा, ये किस में होगा, मोल में होगा, और ये किस में होगा, केल्विन में। आप क्या करो, सीएम की यूनिट्स का क्या आ जाएगा, सीएम इक्वल
उधर क्या लिखा है जूल, और dt, dt के लिए क्या आ जाएगा केल्विन, और मोल चला जाएगा दूसरी तरफ नीचे, ये आ जाएगी आपके पास यूनिट्स। तो यूनिट्स आप हमेशा कैलकुलेट भी कर सकते हो, ऐसे कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा बच्चों, एक जो चीज है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मैंने आपको कहा कि जो आपका सीएम है इसकी वैल्यू हो सकता है पूरे प्रोसेस में वेरी कर रही हो, वेरी कर रही हो, या हो सकता है सेम भी रह रही हो। ये प्रोसेस वाइज भी अलग होगी, ये स्टेट वाइज भी अलग होगी। अगर आप कितने मोल्स ले रहे हो, कितने टेम्परेचर से कितना लेके जा रहे हो, अलग अलग हो सकती है। तो इसके अंदर मैंने कहा है कि आपके प्रोसेस वाइज जब देखोगे कि अगर ऐसा कोई प्रोसेस है जिसके अंदर पूरे टाइम कांस्टेंट वॉल्यूम रहती है, तो उसका जो मोलर हीट कैपेसिटी होगा वो CV से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है। अगर कोई ऐसा प्रोसेस है, सर क्लास का टाइम ओवर हो गया है, बस 2 मिनट और, ये वाली चीज खत्म करके फिर आज की क्लास एंड करेंगे, ठीक है मोनी? ओके सर, अगर पूरे टाइम में वॉल्यूम जो है मेरी कांस्टेंट रहती है, तो सर मेरी जो है मोलर हीट कैपेसिटी आएगी CV। अगर पूरे टाइम में सर प्रोसेस कांस्टेंट रहता है, सॉरी प्रेशर कांस्टेंट रहता है सर प्रोसेस में, तो सर मेरी मोलर हीट कैपेसिटी आ जाएगी CP। ठीक है, ये दो नाम है, इनकी वैल्यूज क्या होंगी ये भी वेरिएबल हो सकती है। ठीक है, CP और CV जो है आपकी हर प्रोसेस के लिए, जो भी मतलब आपके जैसे जिस भी टेम्परेचर प्रेशर के बीच में कर रहे हो, अलग अलग CP और CV की वैल्यू आती है। लेकिन अगर आपने पूरे प्रोसेस के लिए वॉल्यूम सेम रखी है तो आप उसको CV लिखते हो, और आपने अगर सेम प्रेशर रखा है तो आप CP लिखते हो, मोलर हीट कैपेसिटी हो। ठीक है जी, सब लोग बताएंगे समझ आया कि नहीं आया, क्योंकि मोनी ने कहा सर टाइम खत्म हो चुका है आपका, तो आज यहीं पे खत्म कर रहे हैं क्लास, और बाकी सब हम फिर एक्स्ट्रा क्लास में निपटाएंगे। हाँ जी, सब लोग बता देंगे, क्लास अभी के लिए आज की खत्म है। ठीक है, नाउ ओपन फॉर डाउट्स।